सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम लोग क्या करेंगे, न्यू टॉपिक को देखेंगे जिसमें क्या क्या रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिजल्ट क्या फाइनल पता चला था कि गैस जो होता है वो ऑलवेज मोशन करता है, हमेशा गति में रहता है, राइट, जो कि बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया था और मैक्सवेल के द्वारा, राइट। अब उसी का हम लोग अजम्पशन देखेंगे कि किसी भी गैस में अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अप्लाई करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर होता है, क्या क्या अजम्पशन होता है जिसको मुझे लेना पड़ेगा। अगर वो अजम्पशन को फुलफिल करता है तभी जाके बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो कर रहा है। फिर बात करेंगे कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जिसके लिए आइडियल गैस के बारे में हम लोग को जो सबसे पहले आइडिया पता चला था वो कई सारा, जैसे आप देखो बॉयल्स गैस का बाद बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रो हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, ये चारों जो लॉ है ना, ये सब आइडियल गैस के बारे में ही तो बताया है। रियल गैस के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, वंडरवाल, जो सबसे ज्यादा उसका इक्वेशन को यूज करते हैं। तो हम लोग वंडरवाल इक्वेशन देखते हैं ना, वो क्या किया है, रियल गैस में कुछ उसको आपका करेक्शन करके उसको रियल गैस में कन्वर्ट करा है, क्योंकि आइडियल गैस में कई सारा अजम्पशन लिए हैं। तो उस अजम्पशन को अगर नहीं माना जाए, उसको अगर करेक्शन किया जाए तो ऑटोमेटिकली आइडियल से रियल गैस बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वंडरवाल इक्वेशन, जो बेसिकली एक तरह से इन्हीं के द्वारा रियल गैस को किया गया था। उसका अजम्पशन दिया गया था कि आइडियल में अगर कुछ चीज को सुधार करते हैं तो मेरा रियल गैस बन जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन चीजों के बारे में समझेंगे: अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस एंड वंडरवाल इक्वेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैंने आप लोग को यहां तक कल के लेक्चर में बताया था आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने कहा था कि आप लोग का बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये तीनों लॉ मिलके एक फाइनल जो मेरा इक्वेशन बनता है, दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं आपको यह भी समझा चुका हूं कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 273 को जोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली मेरा डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये मेरा आर होता है, ये आर कब आता है, बिकॉज पी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेरा एन टी का, राइट। एक्चुअल में अगर ये आया था तो पी भी, पी जो था भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा था एन टी अपॉन आर था। आर जब उधर चल गया था तब मुझे पी वी इक्वल टू आपका एन एन टी मिला था, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाए थे तो मेरा एक जुड़ा था कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर आर, है ना, एन टी। तो आर क्या है, मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आप देख सकते हो किलो जूल पर मोल केल्विन होता है ना। किलो जूल में भी दिया गया और जूल में भी आपको दिया गया। किसी में भी अगर पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल का क्लास बहुत ही बेहतरीन था सर, आपका सब कुछ समझ आ गया था। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहां से अब बात करते हैं आगे। देखो अब क्या हुआ कि जब आइडियल गैस इक्वेशन पता चला, यानी तीनों को कंबाइन किए, तो यहां से भी एक रिजल्ट निकलता है, और वो रिजल्ट बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस एग्जामिनेशन में। वो क्या है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे पता चला पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब ये एन है, एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब ये नंबर ऑफ मोल मेरा हजारों हो सकता, लाखों हो सकता, कई सारा मोलिक्यूल, क्योंकि गैस कंटेनर में कई सारा मोलिक्यूल्स रहता है, तो उसका ये इक्वेशन था। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एन को बाहर कर देता हूं तो एन इक्वल टू क्या जगह, पी वी, और आर टी आपका नीचे चल जाएगा, यानी पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू एन आ गया। और अगर मैं क्या करता हूं, एक मोल के लिए लिखता हूं तो n इक्वल टू 1 मोल मान लेता हूं, तो अगर 1 मोल मान लेता हूं तो क्या मुझे मिलता, पी वी डिवाइड बाई आर टी इक्वल टू या 1, या फिर बोल सकते हो कि पी वी बाई आर टी जो हो गया ये मेरा कांस्टेंट हो गया। अब जब भी कभी कांस्टेंट कोई चीज हो जाता है उसका मतलब क्या होता है कि वो मेरा वेरी नहीं करता है, जैसे बोलते हैं ना टेम्परेचर कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द सिस्टम, पूरा सिस्टम में आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। वो भाई प्रेशर, मान लो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा, वॉल्यूम बढ़ता है, घटता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिए हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर या कोई अदर प्रॉपर्टी कितनों बढ़ रहा घट रहा, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। सेम अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि पीवी व आरटी मैंने कांस्टेंट बोल दिया, तो यहां पे प्रेशर बढ़े, वॉल्यूम बढ़े घटे, है ना, और टेम्परेचर बढ़े घटे, यहां पे पीवी अपन आरटी इज कंप्लीट वैल्यू। आप बोलेंगे सर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ सकता घट सकता, हाँ हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता घट सकता, हो सकता है, लेकिन इन सब का कंप्लीट यानी पीवी अपन आरटी का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो अब क्या किए, ग्राफ ड्रॉ किए। जब मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करा हूं
ठीक है। जब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा हूं तो आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ है, दिस इज योर ग्राफ। एक मैंने वर्टिकल लिया है और एक मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है। हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या करा, प्रेशर के साथ मेजरमेंट करा, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया। एंड वर्टिकल वाला देख सकते हो पीवी अपॉन आरटी लिए हैं। क्यों लिए पीवी अपॉन आरटी, क्योंकि यही तो कांस्टेंट है। तो जब भी ये चीज जिसका रेशियो मुझे निकालना था तो प्रेशर के साथ वेरी करवा के देख रहे हैं। अब ये चीजें हम लोग कर लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक लिया है कांस्टेंट, एक देख सकते हो हॉरिजॉन्टल ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पीवी अपॉन आरटी जो है ना वो मेरा कांस्टेंट है। पीवी अपॉन आरटी कांस्टेंट, जैसे हम लोग करते थे ना, जिस तरह पी एन वी है, ये प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम अगर है और अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, इसका मतलब क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। कि देखो मान लो यहाँ पे प्रेशर समथिंग आ रहा है, इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर कुछ भी रहेगा। प्रेशर मान लेते हैं कि इस पॉइंट में क्या है, मेरा प्रेशर इक्वल टू है 1 बार। तो देखो वॉल्यूम मेरा बढ़ सकता है, वॉल्यूम मान लो यहाँ पे मेरा 10 है वॉल्यूम, फिर 20 वॉल्यूम है, 30 वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। उसी तरह चूंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या किए, पीवी अपॉन आरटी लिए हैं, तो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा शो कर रहा है कि भाई पीवी अपॉन आरटी जो है ना ये मेरा कांस्टेंट है। चाहे मैं कितना भी प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, पीवी अपॉन आरटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। चलो, अगर यहां तक आपको समझ में आ जाए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग क्या किए, ये तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ कौन सा, सिर्फ आपका ये वाला है डियर, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस रिलेशन बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन बोलो, आप जो बोलो ये उसी चीज को डिफाइन यहाँ पे कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चलूंगा। देखो कई सारे बच्चे बोलते हैं ना, कल के लेक्चर में एक बच्चा मेरे को बोला था कि सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए। इंपॉर्टेंट देखो डियर, फास्ट एंड स्लो का नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक चीज को समझने में 1 घंटा ना लगा के 1 घंटा 10 मिनट लगा लिए, क्योंकि फास्ट करेंगे कितना 10-15 मिनट ही लेंथ होगा। लेकिन अगर आप चीजों को अच्छी तरह से समझ जाते हो ना तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। जल्दबाजी के चक्कर में अगर रहोगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो वो फिर पढ़ा हुआ, जो मान लीजिए कि आपने 1 घंटा में कोई थ्योरी को पढ़ा है, उसको थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ते ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटा बर्बाद हो गया अगर आपसे क्वेश्चन ही ना लगा। और अगर वहीं आपने 1 घंटा का थ्योरी को थोड़ा ज्यादा ही टाइम लिया लेकिन अच्छा से समझ गए ना तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, तो वो फिर आपका बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हर एक चीज को अच्छा से समझाना, भले आपको क्यों ना लगे कि थोड़ा सा आराम से पढ़ता रहे सर, तो आराम से ही बताना, यहाँ पे आपको समझने के लिए आप आए हो, राइट। चलिए ओके, तो यहां पे आ जाता है ये। अब बात करते हैं यहां पे क्या, रियल गैस का अगर देखते हैं डिफरेंस, तो रियल गैस का अलग अलग टेम्परेचर में कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। ये रहा रियल गैस का 1 है, ये 2 है और ये 3 जो लिया गया अलग अलग टेम्परेचर का लिया गया। मान लेते हैं T2 टेम्परेचर एक अलग टेम्परेचर लिया गया, मान लो जितना भी लिए, मान लो हम लोग 30 डिग्री में लिए और स्टडी किए, फिर एक T1 से थोड़ा बढ़ा दिया टेम्परेचर, है ना, फिर T1 और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे T0 जो टेम्परेचर सबसे बड़ा है उससे छोटा T1 है, सबसे छोटा मेरा T2 है। तो धीरे धीरे ऊपर जैसे जा रहे हैं लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, सबको बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन एक चीज है कि हर कोई जो है यहीं से मेरा निकला है, इसी पॉइंट से निकला है। इट मीन्स क्या समझ आया कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा रियल गैस है और ये मेरा आइडियल गैस है। तो आइडियल और रियल गैस एक ही पॉइंट से आ रहा है। और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, हाई टेम्परेचर वाला फिर हाई प्रेशर वाला। तो बोलेंगे सर आपने यहाँ पे प्रेशर वाला ग्राफ लिया है ना, तो प्रेशर यहाँ पे तो बिल्कुल लो है, इस पॉइंट में क्या आएगा, प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा, यहां कहीं आएगा तो यहां बोलेंगे मेरा हाई प्रेशर है। इट मीन्स एट लो प्रेशर, क्या बोल रहा हूं, एट लो प्रेशर आइडियल गैस एंड रियल गैस आर बिहेव आइडेंटिकल, एक जैसा बिहेवियर शो करता है। आप मेरे को बोल भी सकते हो कि सर जी आपने यहाँ पे प्रेशर वाला क्यों लिया है, टेम्परेचर वाला क्यों नहीं लिया है। क्योंकि देखो हम लोग इससे पहले जो बॉयल्स लॉ आइडियल बॉयल्स लॉ दिया गया था या चार्ल्स लॉ गया था, वो टेम्परेचर के बिहाफ पे ही बताया था। आप लोग को अगर याद होगा हम लोग ये देखे थे कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस एंड आइडियल गैस आर मोर क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर को शो करता है एट हाई टेम्परेचर। प्रेशर के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए इस बार हम लोग प्रेशर लेके देखें कि देखते हैं प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो देखो ये ग्राफ आपको याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि ग्राफ कहीं इस तरह से स्टार्ट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि जब आपका लो प्रेशर रहता है, जब बहुत ही प्रेशर आप लो लेके चलते हो, वेरी लो प्रेशर लेते हो, तो आपका क्या होता है कि कुछ आपका यहीं से यानी कांस्टेंट वैल्यू रहता है।
और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो प्रेशर, वैसे वैसे आपका क्या होता है, धीरे धीरे पीवी अपन आरटी जो है ना, ये वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद बढ़ जा रहा है। सेम इथ अलग, सब कोई उसी से, लेकिन अधिकतर शब्द जो निकलता है वो लो प्रेशर से ही निकलता है। लो प्रेशर के टाइम पे रियल गैस, यानी कि लो प्रेशर के टाइम पे पीवी अपन आरटी को फॉलो करता है, रियल गैस भी इसको फॉलो करता है, और मेरा आइडियल गैस भी फॉलो करता है। पीवी अपन आरटी जो ये मैंने लिया, पीवी अपन आरटी कांस्टेंट, ये रियल गैस और आइडियल गैस दोनों फॉलो करता है। कब? जब बहुत ही लो प्रेशर आता है। लेकिन जैसे प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, दोनों के बीच में दरार आने लगता है, ठीक है, दरार यहां पे आने लगता है। तो यहां से और एक चीज समझ आया क्या, कि एट लो प्रेशर, ये एक न्यू हम लोग यहां पे बताएं। ये तो मुझे पता चला था, ये जो पहला वाला पता चला था, ये मुझे पता चला बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से, एवोगैड्रो से भी पता चला था। ये न्यू मुझे ये पता चला कि एट लो प्रेशर में भी रियल गैस जो होता है वो मोर क्लोज टू होता है आइडियल गैस। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एट लो प्रेशर रियल गैस इज मोर आइडेंटिकल विथ आइडियल गैस, यानी एक जैसा बिहेवियर शो करता है लो प्रेशर में। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो अब मेरे को क्या पता चलता है कि रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो यही एक कंडीशन है, ओनली यही एक कंडीशन है जब रियल गैस और आइडियल गैस जो होता है वो एक जैसा बिहेवियर को शो करता है। कब? जब उसका आपका टेम्परेचर जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा और प्रेशर बहुत ही कम रहेगा। बस इसके अलावे और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा देखने को मिलेगा, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, केवल यही दो कंडीशन होता है। तो ध्यान, ओनली एट, इसी लिखा गया ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो कुल मिला के ये वाला लास्ट में जो ग्रीन वाला लाइन है, ये हाईलाइट मैंने जो करा हाईलाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से फी भी ठीक है। बस सिलेबस पूरा करवा दीजिएगा, मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच डियर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही बात है, कंटेंट रहता है ना। जैसे कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, अब भाई एक चीज मेरे को बताओ, अगर मान लो मैं ही देखो आज के टाइम पे स्मार्टफोन आप खरीदते हो ना, मान लो मेरे पास आईफोन है, अब इस फोन को अगर आप ढंग का भी लेते हो तो आपको 50 के आसपास लग ही जाता है ना, 1.5 लाख तक चल जाता है। लेकिन फिर भी कितने सारे कस्टमर है लेने के लिए, है ना। बात यह है ना, क्योंकि मान लो मैंने ये लिया है और 2-2.5 साल हो गया, अभी तक मुझे ना हंगे वगैरह, मतलब बहुत ही स्मूथली चलता है, हर एक चीज बड़ा अच्छा से काम करता है, हैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता, हैक वगैरह भी नहीं होता, कोई भी आप ऐप यूज कर किसी तरह का, तो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा ना। ये देखो, कॉस्टली होना अलग चीज होता है, लेकिन कॉस्टली हो के अगर वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इतना भी नहीं है, अगर आप कहीं और इंस्टीट्यूट में जाते हो तो जितना हम लोग दे रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना भी रहता है ना। ऑफलाइन में जाओगे तो 1-1 लाख चल जाता है, सिर्फ आप प्रिपरेशन करते हो, जेई वगैरह प्रिपरेशन करते हो तो उसका आप लाख चल जाता है 50,000 के आसपास। तो ऐसा भी नहीं है, हम लोग बहुत ही कम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे को अगर लग रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है आज के टाइम पे, कोई 1 रुपये में, कोई 2 रुपये में, क्योंकि बस उनको बस आ गया पढ़ाना, है ना, बस पढ़ाना जानते हैं तो बस पढ़ा रहे हैं और कोर्स दे रहे हैं, और सबको लग रहा है भाई फ्री में मिल रहा है। तो भाई खराब भी तो प्रोडक्ट बहुत है, वो सभी एक तरह मैं तो बोलूंगा सबको जाली प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं सब बहुत ही एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग जगह से पढ़ के आए, बहुत जगह पे, जैसे मैं अनअकैडमी में पढ़ाया हूँ, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया हूँ, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पढ़ाया हूँ, इसके अलावा आपका आपके कितना सारे इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, इसके अलावा मैं ऑफलाइन सेंटर भी पढ़ाया हूँ, और जितने भी क्वालिफिकेशन है हर एक एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, तब जाके इस चीज कर रहा हूं। मेरा फुल टाइम यही काम ही है, मैं ये कई सालों से कर रहा हूं और यही मैं करूंगा, यही मेरा लाइफ है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये काम मेरे को करना है। मेरा ये कोई बिजनेस नहीं बनाना है, मेरे को यहाँ पे स्टेब्लिश करना है। और स्टेब्लिश कोई इंसान कब होता है, जब उसी में उसको लाइफ देना है। तो जब तक वो अच्छा काम नहीं करेगा, जब तक उसका डेडिकेशन होगा, तब तक वो नहीं होगा। तो लगभग सारे फैकल्टी, और जब इस तरह का कोई फैकल्टी आता है तो चार्ज वो करते हैं अच्छा खासा, है ना, तो उसको भी बेयर करना है टीम को, है ना, सारे फैकल्टी हैं, कंटेंट को भी हैंडल करना, बहुत सारे चीज होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो समझदारी वाली बात है। अब यहाँ पे जो भी बच्चे इस तरह का बोलेंगे, तो वो जो खुद डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, आप सोचो कितना पैसा दिए हो और आपने क्या जाना है, और उससे कितना एग्जाम आपका निकला है। आपने अगर बीटेक किया है या एमटेक किया है, तो बीटेक और एमटेक करके कितना जॉब आप निकाल पाए, या जॉब को अप्लाई किए तो कितना नंबर आपका है, खुद ही सोचो। तो वहां पे तो आप जाके नहीं बोले हैं कि सर जी मुझे 40, वहां पे तो लाखों में खर्चा होता है। कोई भी बच्चा बीटेक किया तो मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी का भी 5 लाख से कम में खर्चा हुआ होगा पूरा बीटेक, उससे तो ज्यादा ही होगा। अगर आप सब कुछ जोड़ लेते हो तो, है ना, रहना खाना दिस दैट करके तो 10 लाख प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको उसका क्या ही लिया जा रहा है, जबकि आपको जॉब एक्चुअल तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। तो समझने वाली बात है, अगर जिन बच्चों को समझ आता है वो चीजें, वो पढ़ने वाले बच्चे ये सब चीज नहीं करते, वो देखते हैं कंटेंट पे है या नहीं है, है ना। और जिनको नहीं करना रहता है उसको तो भाई हजारों ऑप्शन मिल जाता है। तो वो सही बात है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, सभी का सिलेक्शन होगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू वगैरह भी होगा तो उसका भी हम लोग पूरा प्लानिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, जिस भी एग्जाम किसी का भी इंटरव्यू वगैरह रहता है सब कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे, डिपेंडिंग करता है कि किस एग्जाम में कहाँ क्या होता है, सब कुछ किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ समझ गए आप, यहाँ से मुझे ये वाला चीज़ पता चला जो आपको याद में रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं आज का न्यू टॉपिक। जैसे मैंने कहा था आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो मैक्सवेल और बोल्डमिल के द्वारा दिया गया था, और उनके द्वारा क्या कहा गया था कि गैस जो होता है वो हमेशा गति करते रहता है, वो कभी रेस्ट कंडीशन में नहीं रहता, ऑलवेज वो गति करते रहता है, हमेशा का हमेशा गति करते रहता है। क्लियर, अच्छा ओके। अब बात करते हैं कि अगर किसी में भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अप्लाई करते हैं तो कुछ तो अजम्पशन होगा कि ये चीज, जैसे कि अजम्पशन मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। आप जैसे कि इस एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम का सर मैंने फॉर्म भरा है, तो उसका कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आपने डिप्लोमा करा है, आपने ITI कर रखा है, आपने एमटेक कर रखा है, आपने PhD कर रखा है, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, राइट। सिमिलरली उसी तरह कि अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लगा रहे हो तो कुछ पैरामीटर है, अगर उसको कोई फॉलो करता है तब जाके वो चीज कर सकता है। क्लियर, तो वही अजम्पशन हो जाता है, सिंपल सा बात है, अजम्पशन उसी चीज को बोलते हैं। किसी भी आप थ्योरी कहीं भी पढ़ते हो अजम्पशन तो उसका मतलब वही होता है। तो देखो सबसे पहली बात, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड हैज सो नो ग्रेविटी इफेक्ट। देखो क्या बोला गया कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, अब बहुत छोटा होता है उसको तो एटम कहते हैं, आपको पता है। जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम मान के चलते हैं, है ना। वैसे तो उसको भी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और आज के टाइम पे तो आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉनो है, प्रोटोनो है, वो सभी डीप की बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है गैस का, इसको एटम कहते हैं। और चूंकि ये इतना छोटा है कि इसमें कोई भी ग्रेविटी इफेक्ट है ही नहीं, विदाउट ग्रेविटी है। अब किसी में भी ग्रेविटी अगर नहीं है तो मेरा मोशन कैसे करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में वो चलेगा। अब बोलेंगे सर कैसे, सर समझ नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे हाथ में ये पेन है और जैसे मैं पेन को छोड़ता हूं तो ये नीचे गिर जाता है। अगर मैं इसे फेंकता भी हूं ना तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, है ना। ऐसे में अगर इस पेन को मैं, इस तरह कोई पेन है मेरे पास और इस पेन को मैं फेंकता हूं तो फेंकेंगे और कुछ देर के बाद वो गिर जाएगा। गिरना ही गिरना, किसी चीज को फेंकेंगे तो देखो आके गिर गया, वाई, ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक पुल की तरह काम करता है, राइट। वो उसको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, राइट। समझ आए मेरी बात की नहीं। लेकिन चूंकि यहां पे बोला गया है कि बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत लाइट होता है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर, तो मान सकते हो ये लेट करा गया अजम्पशन है, रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता ही है। उसको हम लोग पॉइंट नहीं मानते हैं, स्पेयर मान के चलते हैं, क्योंकि स्पेयर है गोला जैसा तो उसका कुछ वजन होगा। फिलहाल एकदम पॉइंट मान के चलते हैं, एटम मेरा पॉइंट है जिसका कोई भी ग्रेविटी नहीं है, वेट वगैरह नहीं है। तो ग्रेविटी फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा, क्योंकि ग्रेविटी रहेगा तब तो नीचे गिरेगा, वो चलते रहेगा चलते रहेगा, ग्रेविटी रहेगा तब तो नीचे गिरेगा, गिरेगा ही नहीं। तो ये बात है, तो इसमें कोई भी ग्रेविटी मुझे देखने को नहीं मिलता। इसी को एक्सटेंड करके तीसरा लाइन में लिखा गया कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल वेलोसिटी। भाई स्ट्रेट लाइन में क्यों, क्योंकि ये यहां से आता है कि कोई ग्रेविटी है ही नहीं, और कंटिन्यूअस मोशन करता है, जिस वेलोसिटी से करता है वो इक्वल वेलोसिटी से करते जाता है। फिर आप बोलेंगे सर इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी में तो चेंज आएगा। फिर से बोलूंगा ये अजम्पशन है डीएल। अजम्पशन एक तरह से आइडियल जैसा होता है, थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ आपका अलग वैल्यू निकलता है। ये आइडियल एक अजम्पशन बोला गया कि अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को अप्लाई करोगे इक्वेशन को तो आपको ये सभी को मानना पड़ेगा, है ना। अब वो सही है गलत है आपको मानना पड़ेगा, तो ये चीज कहा गया है ना। चलिए, जैसे फ्लूइड में भी हम लोग कई सारा ऐसा पढ़ते हैं कि अजम्पशन लेके चलते हैं, है ना, न्यूटन फ्लूइड का या फिर पास्कल लॉ का, कई सारे में हम लोग देखते हैं। चलो, तो ये, और दूसरा में कहा गया मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैस बिहेव आइडेंटिकल, मतलब कि जितने भी गैस होता है वो एक जैसा बिहेवियर को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बोल दिया यहाँ पे कि इक्वल वेलोसिटी के साथ मोशन करता है और हर एक डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे मान लेते कोई बीच में क्या मेरा एक मेरा मॉलिक्यूल्स है ना, एक मेरा क्या है, ये एटम मान लेते हैं ना, सबसे बेस्ट ये मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, एटम है सेंटर में जो है ना, ये दिस इज योर एटम, एक मेरा एटम है। अब ये मेरा एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, मोशन कर सकता है, वाई में भी मोशन करता है, ये आपका वाई ले लिए, ये आपका एक्स ले लिए और इधर आपका जेड ले लिए। ये अलग अलग डायरेक्शन है जहां पे मोशन कर रहा है। और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी मेरा क्या, वेलोसिटी मेरा यू वेलोसिटी है, यू क्या मेरा वेलोसिटी है, तो आ जाएगा यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी,
यू वाई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और यू जेड जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। और चूंकि मैं बोल रहा हूं कि इक्वल वेलोसिटी, तो यानी कि यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इक्वल टू हो जाएगा यू जेड। मानते हो आप? बिल्कुल सर। यानी इस सब को अगर मैं यू मान के चलो तो ले सकता हूं। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना मेरा होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरा कितना होगा, तो आप क्या निकाल सकते हो? उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि यू स्क्वायर, रिजल्टेंट जो मेरा वेलोसिटी होता है यू स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं ना, कि 3 साइड दिया गया, एक साइड का निकालते हैं, तो क्या करते हैं, मान लो इस तरह से ए बी सी कोई ले लेते हैं तो निकालते हैं बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से मान लो निकालते हैं ए इक्वल टू मान लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रूट हटा के यहाँ रूट अंडर चढ़ा देते हैं। सिमिलरली रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होता है, सेम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यू इक्वल टू जो कंप्लीट मेरा ये दिस इज योर यू इज नथिंग बट दी यू क्या है, यू मेरा क्या है, दिस इज योर रिजल्टेंट या रिजल्ट बोल सकते हो, रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी टोटल का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये चीज कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा यू स्क्वायर, है ना, यू अच्छा और एक चीज, चूंकि मेरा है यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू है यू वाई इक्वल टू है यू जेड, तो मैं किसी को भी कुछ भी मान लेता हूँ, यू अगर मान लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली बात तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर का रूट अंडर कर सकते हैं, और सबको यू यू मान लें तो आ जाएगा मेरा 3ux का होल स्क्वायर और रूट अंडर। तो रूट से स्क्वायर से कटेगा तो बचेगा ओनली क्या 3ux, यू इक्वल टू, ये भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर आप काट सकते हो आराम से। तो दिस इज योर रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात, है ना, यहां तक ये चीज क्लियर हो रहा। चलिए बढ़ते हैं। अजम्पशन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसी अजम्पशन से लास्ट का 2 अजम्पशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट का 2 अजम्पशन आइडियल गैस और रियल गैस को डिफरेंस वही क्रिएट करता है कि दोनों के बीच में जो दूरी है या फिर दोनों के बीच में जो अंतर है वो स्टेब्लिश किया जाता है इसके लास्ट 2 इक्वेशन का या 2 अजम्पशन के ऊपर। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि कोलोजन ऑफ द मोलिक्यूल विद अदर मोलिक्यूल, है ना, एंड विथ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक तो सबको पता है, एक होता है मेरा इलास्टिक कोलोजन, एक होता है मेरा प्लास्टिक कोलोजन। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर समझाया गया है, आप देखते हो कार जो आपस में एक्सीडेंट वगैरह होता है वो कैसा होता है, इन इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिक क्या होता है कि जिस मोमेंटम से आ रहा है ना, जिस आपके मोमेंटम या एनर्जी के साथ आ रहा है, टकराने के बाद उसी मोमेंटम से वो चलते रहे। लेकिन कार जब आपस में टकराता है तो वो तो वहीं रुक जाता है। तो मेरा इन इलास्टिक बिहेवियर का है। इलास्टिक का कैसे देखते हो, ये कभी ना कभी आप फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि इस तरह से कई सारे स्टील का बॉल लगा रहता है एक स्ट्रिंग से, और एक को छोड़ दिया जाता है, मोशन करता है, तो साथ में सारे के सारे मोशन करता है, राइट। तो वो होता है इलास्टिक कोलोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी इसके अंदर का है, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, हाफ mv², दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जिसका गतिज ऊर्जा और मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता टकराने के बाद भी, उसी में ठप 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 चलते रहता है, राइट। यहाँ पे लॉस नहीं होता, एनर्जी कंजर्व रहता है बट लॉस नहीं होता, बस चेंज होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी मेरा लॉस होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे समझा गया कि इलास्टिक कोलोजन का यहाँ पे, है ना, बिफोर कोलोजन से पहले अलग अलग वेलोसिटी से आ रहा है। ये मान लो यूए वेलोसिटी से, ये यूवी वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों अपने इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे टकराया, टकराने के बाद देखो क्या हुआ कि चूंकि इलास्टिक कोलोजन है तो जिस वेलोसिटी से आ रहा था उस वेलोसिटी फिर वो जाने लगता है, वो जाने लगता है। लेकिन अगर यही मेरा इन इलास्टिक कोलोजन रहा तो क्या होगा, तो इन इलास्टिक में से तो अलग अलग वेलोसिटी से आ रहा है ये, है ना, आपस में इधर दोनों आ रहा है, आपस में टकराना, और टकराने के बाद क्या हुआ, एक जो जिधर जा रहा ना उधर ही दूसरे भी चल दिया, है ना। यहाँ पे दूसरा हुआ, इस आया टकराया फिर जाने लगा, उधर क्या हुआ, एक टकराया और बस एक साइड में दोनों चल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एनर्जी का मतलब लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम होता है वो आपका कंजर्व होता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलोजन। और इन इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट हाँ मोमेंटम मेरा कंजर्व रहता है क्योंकि दोनों को साथ में लेकर चलता है। लेकिन एनर्जी के देख सकते हो, एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम मेरा कंजर्व रहता है। क्लियर? तो ये चीज आप लोग को पता ही होगा। नाउ अब मैं यहां से बात कर लेता हूं कि यहां पे जो मोलिक्यूल्स वगैरह आपस में टकराता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे चाहे वो आपस में टकरा रहा है या कंटेनर, जैसे कोई एक डिब्बा है, इस तरह का डिब्बा है, तो डिब्बा में क्या होगा, मोलिक्यूल जो होगा इस वॉल से भी जाकर टकराएगा और आपस में भी टकराएगा, सारा का सारा इलास्टिक इन नेचर होगा। मतलब कि इसका कोई भी मेरा काइनेटिक एनर्जी भी लॉस नहीं होता और मोमेंटम मिले, जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, और जिस एनर्जी से आ रहा था उसके अंदर जो भी एनर्जी है यानी मास और वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट कहा गया assumption, the pressure of the gas molecule is due to the collision of the molecule with the wall of the container। गैस का जो प्रेशर बनता है वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने की वजह से रहता है। अब इस चीज को कैसे समझोगे, मैं यहाँ पे एक लिया हूं बोतल, ये वाटर बोतल, आप लोग पानी वगैरह पीते होगे, कई सारा आप आज के टाइम पे मिलता है। अगर आप क्या करते हो, देखो पहला बोतल क्या है, मान लो आपने पानी पूरा पी दिया, अभी खाली है, लेकिन अंदर में खाली नहीं है, ये एयर आपका है, एयर तो होगा ही। अगर इस एयर को आप सक कर लोगे, निकाल लोगे ना, अपने आप ट्राई करना, तो निकाल लोगे तो क्या हो जाता है, ये जो है ना वो पचक जाएगा ना, दब जाएगा आपस में, देख सकते हो यहाँ पे दब गया है, पूरा दब गया और दब जाएगा पूरा। अगर आप पूरा निकाल लोगे एयर ना तो आपस में पूरा चपट जाएगा, एकदम पूरी तरह से इस तरह कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज बना हुआ ना, इसका जो शेप है एंड साइज है, ये किसके वजह से बना हुआ, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गैस। और वो गैस किस पे जाकर दबाव लगाता है, उसके कंटेनर के वॉल पे, चारों तरफ के दीवार पे टकरा रहा है, इसी के वजह से उसका शेप एंड साइज बना हुआ है। तो सेम चीज तो बोला गया है कि प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द कोलोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल ऑफ द कंटेनर, उसके वॉल से जो टकराता है उसके वजह से उसका प्रेशर डेवलप होता है। तो दुनिया में कोई भी चीज का जो प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर या किसी और फ्लूइड में रखा गया फ्लूइड प्रेशर की वजह से उसका शेप एंड साइज बना हुआ रहता है, उसका प्रेशर वहां पे मेंटेन किया रहता है। या कोई भी देख लो, बड़ा से बड़ा अगर पानी का है तो पानी का अगर मान लो इस तरह का कोई गिलान है और आपस में थोड़ा पचका हुआ भी है, दबा हुआ भी है, अगर पानी डालते जाता हूं धीरे धीरे फैलते जाता और एकदम पूरी तरह से फूल जाता है, राइट, तो वो भी प्रेशर डेवलप किया उसके वॉल पे जाकर टकराया, जिसके वजह से वो बना हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो प्रेशर होता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना कोलोजन जाकर टकरा रहा है उसके वजह से उसका प्रेशर डेवलप है। प्रेशर उसी यानी कि ज्यादा प्रेशर, इसलिए ज्यादा पानी देते हैं, ज्यादा हवा देते हैं, एयर डालते हैं तो फट जाता है। क्योंकि क्या होता है कि पर एरिया में कोलोजन आपका बढ़ने लगता है, ज्यादा एयर पार्टिकल आता है तो प्रेशर भी बिल्डअप होने लगता है, तो अगर ज्यादा हो गया तो झेल नहीं पाता है। क्लियर, यही समझ गए। अब बात करते हैं सर प्रेशर तो समझ गए, प्रेशर मेरा वॉल से जाकर टकराता है मॉलिक्यूल्स, उसके वजह से होता है कोलोजन जो होता है। टेम्परेचर किसके वजह से होता है गैस का, जैसा आप बोलेंगे सर जी आज ना गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत ही टेम्परेचर है, ये होता है डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जो ढेर सारा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होता है, ये मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स जो होता है गैस मॉलिक्यूल, दे आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मोशन करता रहता है, और आपस में क्या करता है, ये आपस में ही टकराने लगता है, आपस में भी टकराता है और वॉल से भी टकराता है। जो आपस में कोलोजन हो रहा है ना ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हाफ एम बी स्क्वायर, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना आपस में, क्योंकि ऑलवेज मोशन करता रहता है, हमेशा गति करेगा, तो जितना ज्यादा गैस पार्टिकल उतना अंदर में मोशन, उतना टकरा रहा है, उतना टकरा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि भाई इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मेरा लॉस हो रहा, नहीं, वो तो कंजर्व रहा, क्योंकि इलास्टिक नेचर हम लोग बोल के चले हैं। तो टकरा रहा ढेर सारा टकराते रह रहा। इट मीन्स क्या हो रहा, जितना टकराएगा उतना उसका गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और कैसा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट यानी केल्विन में टेम्परेचर, समझ गए ना, केल्विन में टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा बिल्डअप होता है वहां पे कोलोजन, नंबर ऑफ कोलोजन, उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर, क्योंकि आप बोलेंगे सर टकराने की वजह से टेम्परेचर कैसे, आप दोनों हाथ खोलो और रबिंग करो, आप देखो धीरे धीरे आपको हाथ क्या होगा, गर्म होते जाता है। तो कोई चीज आपस में अगर टकराएगा ना तो वो हीट तो होगा ही डियर, बहुत कम होता है, लेकिन अब ढेर सारा चीज आपस में टकरा रहा है तो उसकी वजह से हीट तो आपका जनरेट करेगा, एक मेंटेन करता है हीट को। तो जो टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी का। और यहां से बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वाले से भी फाइनल आपका रिजल्ट और इससे भी, ये दोनों को याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, जब मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा तब आप देखोगे यहां से बनता है। चलिए अब आ जाते हैं वो पॉइंट पे जो मेरा आइडियल गैस को और रियल गैस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, या फिर डिफरेंस जो बताता है ये दो बताता है। ये पहला हो गया, और नेक्स्ट पेज में आपका है ये वाला। ये दोनों आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि आगे चलकर ये मैंने क्या कहा कि मेरा आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। जब मैं क्या करूंगा ना, रियल गैस बनाऊंगा तो आइडियल गैस में क्या सुधार करना है यहीं से पता चलेगा। अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा, फिलहाल समझो। तो यह आप लोग का आ जाता है और एक अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ये क्या बोलता है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या बोला है सर, समझ नहीं मेरे को आया, तो मैं आपको समझा रहा हूं। आपके पास एक बड़ा सा रूम है, क्या है, कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा क्या है, मेरे पास एक कमरा है, राइट, बड़ा सा एक रूम है, राइट। अच्छा मेरे पास क्या है, आप देख सकते हो मेरे पास एक परफ्यूम है, फॉग का है, हर कोई यूज करता होगा शायद, ठीक है। अब ये मेरे पास बहुत बड़ा कमरा है जहां मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, स्टूडियो है ना। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इससे निकालूंगा, तो आई होप सो शायद निकले हुआ चीज जो है आपको दिखे, देखो निकला ना, तो ये गैस पार्टिकल निकला एक बार में।
अब वो गैस पार्टिकल का मैं निकलता है, उसको मैं पकड़ता हूं, ऐसे निकला, पकड़ लिया इसको, मान लेता, सपोज करो कि मैंने इस गैस पार्टिकल को अपने हाथ में पकड़ लिया। अब मेरे बताओ इसका जो इस जो अब मेरा यहां से जो निकला है ना, ये जो मेरा क्या वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, आयतन, उस मॉलिक्यूल्स का आयतन है, ये आयतन कितना छोटा है, इतना छोटा हाथ में आ गया अगर मैं पकड़ूं तो। और मेरा अगर रूम के मैं बात कर रहा हूं है ना, रूम का अगर बात करता हूं जिसमें गैस है, उसका वॉल्यूम कितना, तो सर वो तो बहुत बड़ा, वो तो बहुत बड़ा कमरा है। तो उस कमरा के अगर मैं कंपेयर करूं इतना छोटा वॉल्यूम, तो कितना छोटा, बहुत ही छोटा है। तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान के चलता हूं इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेग्लिजिबल, इसको हम लोग मानते ही नहीं है, वही कहा गया इस पॉइंट पे। और यही होता है क्या कि जब ये तो बात करा गया आइडियल का, क्योंकि भाई अजम्पशन मतलब आइडियल, लेकिन जैसे ही हम लोग रियल गैस लेते हैं तो इस चीज को नहीं मानते हम लोग, यानी कि जो भी इसका वॉल्यूम होगा चाहे कितना कम क्यों ना हो, हम लोग इसको मानते ही मानते हैं, मानते ही मानते हैं। यानी अभी मैं अगर बोलूं, जैसे अभी देखो समझा गया कि ये बड़ा सा रूम था, इसका एक रूम का आयतन होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस कहा गया है, गैस तो एयर पार्टिकल है ही, है ना। और ये थोड़ा सा जो निकाले ने वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, यानी कि परफ्यूम हो गया। तो जैसे परफ्यूम एयर से मिल जाता है, तुरंत कुछ देर के बाद आपको क्या देखते हो कि कुछ देर के बाद पूरा रूम में ना परफ्यूम महक जाता है। अगर कोई दूर में भी बैठा है ना, तो कोई बोलेगा अरे कोई परफ्यूम लगाया है क्या, कोई किसी को अगर एलर्जी है या कोई बदबू अगर रूम पे है, तो आप जैसे परफ्यूम मारते हो वो चीज कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा एक परफ्यूम, मतलब सुगंध जैसा में आपको मजा आने लगता है। तो तुरंत रूम में फैल गया, क्योंकि एयर से मिक्स हो गया और वो तुरंत ट्रेवल किया, पूरा रूम में फैला दिया। लेकिन एक्चुअल में उसका जो आयतन है वो बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू पूरा रूम। तो पूरा रूम का आयतन अगर मैं बोल देता हूं 1000 है, तो इस मॉलिक्यूल का आयतन कितना रहेगा, मान लो तो 0.001 रहेगा। अब इसके कंपेयर में बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब अभी भी मानते हैं कि रूम जो है मेरा खाली ही है। लेकिन जब हम लोग रियल देखते हैं ना, वेरी गुड इवनिंग वर्षा, वेरी गुड इवनिंग, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब रियल गैस का बात करते हैं, इन रियल गैस में हम लोग इसको भी कंसिडर करके चलते हैं, भले कम क्यों ना है। यानी अभी मेरा खाली नहीं, जब रियल गैस लेंगे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 0.001 को, कि भाई कुछ तो कमी है। ये ऐसा ही बात है ना, देखो इसको मैं अगर प्रैक्टिकल आपको समझाऊं, ऐसा ही बात है कि मान लो आपके पास है 10 लाख रुपया, है ना, और आप 10 लाख रुपया में मान लो आपके फोन आज के टाइम पे फोन पे हो जाता है ना, गूगल पे या फिर इस तरह का आपका अकाउंट में है, और आप ट्रांजेक्शन भी करते हो, तो आपको कोई 10 लाख रुपया दिया पापा रखने के लिए, फिर कोई भी कंपनी आपको दी कि रखिए मैं आपसे लूंगा 10 दिन के बाद, तो कोई आपसे मांगा कि 5 रुपीज दो, ओनली कितना दो, 5 रुपीज दो या 1 रुपीज दो, 10 लाख में, है ना, 10 लाख में कोई 1 रुपया आपसे मांगा, और कोई फिर आपसे पूछा, आपने 1 रुपया उसको दे दिया, पापा आपसे पूछे कि 10 लाख रुपये है ना बाबू, तो आप क्या बोलोगे, हाँ है पापा 10 लाख रुपये तो है ही, क्योंकि 1 रुपया को आप मानते नहीं, नेग्लिजिबल आप मानते हो, नहीं मानते हो। लेकिन जब ऑडिट होगा, जब उस चीज को आप बैलेंस चेक करते हो, तो 10 लाख रुपया तो दिखाएगा नहीं, आपका पूरा दिखाएगा कि 9 लाख रुपया है ना, 9,99,999 रुपया, यानी कि एक्चुअल में कुछ तो कमी है। यानी कि जब अकाउंट पे आप देखोगे तो वही हो गया कि 10 लाख समझ लो कि आपने वो रूम का वॉल्यूम माना है, और 1 लाख रुपया जो 1 रुपया है वो आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको आप नेग्लिजिबल, पापा बोले हाँ एक है, पूरा का पूरा पैसा पड़ा। लेकिन एक्चुअल में जब देखोगे, जब हम रियल में बात करेंगे, इन रियल, ये आइडियल में आपने बोल दिया 10 लाख है, लेकिन रियल में क्या बोलेंगे कि नहीं 9,99,999 रुपया है, यानी आपने माइनस करा, किस केस में, रियल केस में। और यही हम लोग करेंगे आगे चलकर, यही करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो होता है वो आइडियल और रियल केस में, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है अजम्पशन, जो कि क्रिएट करता है उन दोनों के बीच में, डिफरेंस को बनाता है। समझ गए यहां पे बात, चलो ये हो गया पहला। अब बात करते हैं सेकंड अजम्पशन, जो फिर से आइडियल और रियल गैस के बीच में आपको देखने को मिलता है। सेकंड क्या बोलता है कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता है। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ सर, मैं आपको बताता हूं। दो तरह का जी होता है जिसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, है ना। एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी, सबको पता होगा। ये होता है यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो तरह का आपको लेके चलते हैं, राइट। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जी कहाँ लगता है और ये जी कहाँ लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो आई विल टेल यू, अब मैं जो बोलूंगा वो आप हमेशा याद रखोगे। देखो क्या, ये जो छोटा बड़ा जी होता है ये लगता है दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कोई भी दो पार्टिकल ले लो, जैसे मान लो एक पत्थर मैंने लिया और एक दूसरा मैंने कोई चीज लिया, जैसे मान लो ये एक है, ये है और हम है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये अगर जिसका ज्यादा मास रहेगा उसका ग्रेविटी ज्यादा रहेगा, ये अपने आप को खींचेगा। फिर बोलेंगे सर तो दिखाई क्यों नहीं देता, खींच क्यों नहीं रहा, क्योंकि भाई साहब हम लोग अर्थ में बैठे हैं और अर्थ का मास इतना बड़ा है कि इसके सामने हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नेग्लिजिबल के बराबर यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है।
क्लियर, ये बात समझ आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दुनिया का कोई भी दो पार्टिकल, अब ये जरूरी नहीं है कि एक मेरा अर्थ रहे, अर्थ के बाहर भी अगर चल जाएंगे ना, मान लो मार्स में चल गए, जुपिटर में चल गए, वीनस में चल गए, किसी भी प्लेनेट में चल गए, और वहां का दो चीज को आपने लिया, वहां भी आप लोग को ये वाला वैल्यू देखने को मिलेगा। इसके बीच में हम लोग पूरा वैल्यू निकालते हैं, इसका बीच का वैल्यू आर ले लेते हैं, इसका रेडियस लेते हैं, है ना, ये सब कुछ हम लोग निकालते हैं, है ना। खैर वो बात ये रहा। अब छोटा जी का बात करते हैं। छोटा जी के केस में क्या होता है कि एक को आपको अर्थ लेना ही पड़ता है, एक को आप अर्थ लो और दूसरा को किसी और दूसरा की चीज के, जैसे एक मैंने अर्थ पकड़ा और मेरा पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो पुल है, पुश है, जो भी चीज हो रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। क्योंकि कोई चीज को फेंकेंगे तो नीचे गिरता, तो आपने क्या करा, इसको पकड़ा, फेंक रहे तो नीचे गिरा, अर्थ को पकड़ा, किसी भी चीज को अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ ये यहां पे क्या बोल रखा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो हम लोग नहीं मान के चलेंगे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में जब आप रियल गैस लेके चलोगे तो आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सभी का सभी जो होता है ये अजम्पशन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। मैंने यहां पे बताया 3 अजम्पशन, और यहां पे अगर बात करा जाए तो 4 अजम्पशन, और यहां पे आपका 1 अजम्पशन, तो कुल मिला के 4 और 4 8 अजम्पशन हो गए, जिसका लास्ट 2 जो है वो आइडियल और रियल गैस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। नाउ अब बात करते हैं यहां पे क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन के। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन आता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना जरूरत है। जैसे ये आप बोलेंगे सर जी ये, अब देखो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं है, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो फाइनल रिजल्ट मिलता है। अब ये कहां से बना है यह आपका जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कि डेरिवेशन आपको कभी नहीं पूछेगा। आपको पूछता क्या वो मैं आपको बताता हूं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर, और URMS क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। फिर आप बोलेंगे सर जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा वो भी बता दीजिए ताकि समझ आए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डियर हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां सबका वेलोसिटी अलग अलग होता है। हर एक पार्टिकल क्या क्या रहता है, अगर मेरा वेलोसिटी एक जैसा रहा तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, लेकिन सबका अगर बहुत ही वेरी कर रहा है तो हम लोग को निकालना पड़ता क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं रियल गैस आइडियल गैस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो अगर अलग अलग गैस पार्टिकल है, सबका अलग अलग मोशन कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, तो मुझे निकालना पड़ता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर सबका सेम है तो फिर एवरेज वेलोसिटी से काम चल जाता है, राइट। अच्छा ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये फाइनल क्या किससे निकलता है, मेरा काइनेटिक गैस इक्वेशन से निकलता है, जहां से आपको सब चीज तो पता ही होगा कि दिस इज योर प्रेशर ऑफ गैस, वी द वॉल्यूम ऑफ गैस, m जो होता है मास होता है 1 मॉलिक्यूल्स का, n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, और u आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब ये कैसे निकालता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका आपको फॉर्मूला भी कहा दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन हम लोग 10 मॉलिक्यूल लिए या जितना लिए 1000 मॉलिक्यूल लिए, तो u1 मेरा हो गया पहला मॉलिक्यूल वेलोसिटी, फिर दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, फिर तीसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, इस तरह करके un तक गए। अब हम लोग को क्या करना है, इसका पूरा का पूरा हम लोग को स्क्वायर करना है। तो देखो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो गया। फिर हम लोग को मीन निकालना है, तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लिया, मान लो आपने ऑब्जर्वेशन n नंबर ऑफ लिया, तो n से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। और चूंकि कहा गया रूट, तो इसके ऊपर रूट लगा दो। तो देखो धीरे धीरे पीछे से आ गए ना, पहले वेलोसिटी, फिर स्क्वायर वेलोसिटी, फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कब यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जब वेरी अलग अलग चेंज देखने को मिलता है इन वेलोसिटी, राइट। इतना समझ गए, नाइस। अब इससे हम लोग एक और एक डेराइव करते हैं इक्वेशन को, वो क्या हो जाता है, सेकंड डेराइव आपका ये इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mn URMS। तो यही देख सकते हो, ये आपका 1/3 था, ये 1/2 है। ये दो इक्वेशन निकलता है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। डिवाइड दूसरे को करते हैं फर्स्ट से, यानी कि सेकंड इक्वेशन इज डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड को जब फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो सेकंड वाला में क्या था, सेकंड वाला आप देख सकते हो, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये आपका ये था हाफ mn URMS, और फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या बोलता, फर्स्ट बोलता PV इक्वल टू 1/3 इंटू mn URS। तो देखो नीचे में PV इक्वल टू 1/3 अपन URMS। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ चीजें कट जाता है, जैसे m से m कटा, n से n कटा, URMS से URMS पूरा कट गया, खत्म। बचा क्या, ओनली 1/2 नीचे बचा, 1/3 ऊपर बचा। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा कि 3 जो है ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपन PV इक्वल टू 3/2। और आप ध्यान दोगे कि जो हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन था वो किस फॉर्म में था, PV इक्वल टू RT के फॉर्म में था। क्या था मेरा, PV इक्वल टू RT के फॉर्म में यहाँ पे था, राइट। अच्छा, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी अपन PV। तो PV है लेकिन RT था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आया, यानी यहाँ से एक अलग इक्वेशन निकलता है और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्या बन जाएगा, सिंपल भाई,
पीवी को उधर ले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बना 3/2 ऑफ पीवी। तो ये आपका फाइनल, आपको याद रखना है दिस वन, बस इतना आप लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है। आप एक बार देख लिए, समझाने का बात है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक याद कब रख पाते हो, जब आपको पता चलता कि कहां से क्या आया। वैसे मैंने यहाँ पे भी शॉर्टकट मारा है, बिकॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू डेरिवेशन। हाँ, फाइनल रिजल्ट अगर कभी कभार पूछ दे कि पीवी इक्वल टू और एक कौन सा इक्वेशन होता है, इसलिए आपको एक बार देख लेना, 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, आपका ये चीज याद रहेगा तो। और ये भी एक आपका था, ठीक है, कहां से आया है, काइनेटिक गैस इक्वेशन से आया, राइट। और ये आपका फाइनल याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अभी मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर का, है ना। ये मैंने कहा था अभी, जस्ट मैंने अजम्पशन में ही बताया था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था। और आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 अपन पीवी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली मेरा प्रेशर का भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली मेरा वॉल्यूम का भी होता है, टेम्परेचर का भी होता है। यहाँ से ये सभी चीज समझ आया। नाउ अब इसको क्या करा जाता है, जो फाइनल इक्वेशन मेरा निकला, इसको कई फॉर्म पे हम लोग लिखते हैं, अलग अलग फॉर्म पे कन्वर्ट करके। तो देखो क्या क्या कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ पीवी, ये मैंने अभी आप लोग को फाइनल बताया, ठीक है। देखो इसमें मैं कितना कितना इसको अलग अलग फॉर्म पे लिख सकता हूं, उसको देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। और नंबर ऑफ मोल अगर एक मान लेते हैं तो पीवी इक्वल टू आरटी आ जाता है, आरटी आ गया, ठीक है। तो जहां पे ये मेरा पीवी था ना, यहाँ पे जो मेरा पीवी था, इसके जगह में आरटी में अगर मैं वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो सिंपल क्या कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ पीवी जगह में आरटी, पीवी जगह में आरटी। तो एक मेरा यहाँ पे बन गया, एक मेरा यहाँ पे बन गया। यहां से और एक चीज क्या निकलता है कि हम लोग प्रूव किए थे, अभी मैंने आपको कोई अजम्पशन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा टेम्परेचर का। और यहां से ये बात को प्रूफ भी देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी और दिस इज योर टेम्परेचर। तो इस बात का भी यहाँ से प्रूफ मेरा निकल जाता है। सेम चीज देखो देखो कहा गया, पीवी जगह में आरटी कर दिया है, और ये दो इक्वेशन। तो देखो एक आपका क्या निकल गया, एक आपका इक्वेशन निकल गया दिस वन, एक आपका फाइनल इक्वेशन निकल गया ये वाला, और एक आपका निकल गया ये वाला। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, यानी आप बोल सकते हो ये वाला भी और ये वाला भी, राइट। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है, ये भी और ये भी दो निकला। अच्छा और देखो, और देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ पीवी, राइट। अच्छा ठीक है। एंड चूंकि मुझे ये पता है कि पीवी इक्वल टू 3/2, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू 2/3 ऑफ ईवी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल एवरेज एनर्जी, है ना। या फिर पीवी अपन आरटी भी होता है, तो आरटी इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या किए, कुछ नहीं किए। देखो यही वाला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ पीवी, देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ पीवी। तो मैं पीवी को एक साइड रखता हूं, उधर ले जाता हूं, तो पीवी इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, और काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी रहा। तो यही फॉर्म में लिखा गया, पीवी इक्वल टू निकाल दिया, कुछ नहीं। और पीवी इक्वल टू मुझे पता, अभी मैंने कहा पीवी इक्वल टू आरटी होता है ना। पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, पीवी इक्वल टू आपका आरटी होता है। तो जहां पीवी था वहां पे आरटी भी लिख सकते हैं। तो आरटी इक्वल टू भी आ जाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2/3। और यहाँ पे कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के जगह आपको एवरेज एनर्जी ई भी लिखा रहेगा, तो ये भी लिख सकते हैं। अलग अलग फॉर्म है। तो आपको अगर आपको केवल क्या याद रखना पता है, आपको दो ही चीज याद रखना है, दिस वन एंड पीवी इक्वल टू एनआरटी, बस। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपका होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये याद रखना है। और ये आपका काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन आपका होता है ना, काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बीच में आप रिलेशनशिप को आराम से एस्टेब्लिश करके जिस फॉर्म में भी दिया रहेगा ऑप्शन में, आप निकाल सकते हो। देखो मैं आपको वही चीज बताता हूं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बताना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनना है। तो जहां से क्वेश्चन बनना चाहे वो इजी रहे टफ रहे, भाई देखो टफ से टफ क्वेश्चन रहे, आपको जितना नंबर मिलेगा उतना इजी से इजी नंबर मिलेगा, फिर वो भी नंबर मिलने वाला है। तो किसी भी चीज से जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उस चीज को अच्छा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलो ये हो गया। अब इतना जो हम लोग बात किए हैं आइडियल गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, रियल गैस, तो सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना। क्या होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले जो मेरा आइडियल गैस होता है उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिए थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो मेरा इसको फॉलो करता है, किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा घट रहा बहुत है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह पे ये फॉलो करेगा। अब बारी आता सर क्या रियल गैस मेरा इस चीज को फॉलो करेगा, करता है, एक कंडीशन है, याद है कौन सा बताओ। देखो यहां पे लिख दिया हूं, विच डज नॉट फॉलो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता, यानी आप बोल सकते हो कि पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। लेकिन ये कंप्लीटली कहना गलत है, क्यों। एक कंडीशन मैंने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर को हाई रखते हो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, तो हाई टेम्परेचर अगर रखते हो
तो क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करता है। और अगर मेरा आइडियल, मेरा रियल जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा तो यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो वो भी करेगा, सिंपल। और एक कंडीशन कहा था अकॉर्डिंग टू, जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिए थे तब मैंने कहा था कि भाई लो प्रेशर में भी आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करता है। अगर आइडियल की तरह बिहेव करेगा तो फिर ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा। इट मीन्स PV equal to does not follow PV equal to nRT except at high temperature and low pressure। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रेशर को अगर मैं लो लेके चलता हूं, है ना, और टेम्परेचर को मैं हाई लेके चलता हूं तो उस जगह पे PV इक्वल टू nRT को फॉलो करता है रियल गैस भी, लेकिन इसके अलावे कहीं पे भी PV जो होगा वो नॉट इक्वल टू nRT मेरा होगा। समझ गए? चलिए, वेरी नाइस, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखो, ये दूसरा और तीसरा जो है ना, ये मैं आपको बता चुका हूं अजम्पशन। ये लास्ट का 2 अजम्पशन है। देखो लास्ट का 2 अजम्पशन आप लोग को याद होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है, परफ्यूम वाला होता है, रूम के मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल से बहुत कम होता है, क्योंकि एयर तो पूरा रूम में भरा हुआ बड़ा सा कमरा हॉल है और थोड़ा सा परफ्यूम निकला, उसका वॉल्यूम उसके आपने कुछ भी नहीं है, पहला। और दूसरा चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मान के चलते। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं, देखो वही चीज आइडियल के लिखा गया, आइडियल के लिए तो बात की ना अभी। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है रूम का है उसका बहुत, उसके कंपेयर में मॉलिक्यूल्स का गैस बहुत ही कम होता है। लेकिन इन रियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज कंसीडर, क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम लोग एटम मानते हैं ना, मॉलिक्यूल मानते हैं, मॉलिक्यूल को हम लोग पॉइंट मानते हैं। तो पॉइंट जो होता है एकदम पतला पॉइंट, जैसे एक पेन लो और पेन को आप एक दागी जैसा दो तो एकदम पॉइंट आएगा, जिसको बहुत ही छोटा रहेगा, उसका वजन क्या ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल जो रहता है उसको स्फीयर के फॉर्म में आते हैं, स्फीयर माने गोल, 3D बॉल जैसा, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, ये चीज कंसिडर करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरा रूम जो है ना खाली ही है, क्योंकि नेग्लिजिबल माने। लेकिन इस कंपेयर में बोलूंगा नहीं, खाली नहीं है, कुछ तो पार्टिकल आया है जो इसको घेरा है, अब उसको घटाओ। तो आप 1000 अगर मॉलिक्यूल है उसका, या जितना भी है उसका आयतन है, तो उसको घटाना पड़ेगा, तब जगह पता है अच्छा अभी इतना है, इतना भर गया, ठीक है। और लास्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। समझ गए? अब बारी आता है, ठीक है सर इतना तो समझ गए, और अभी तक सर हम लोग पढ़े एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, और वो सब किसके बारे में बता, आइडियल गैस इक्वेशन, वो सबका सब सर आइडियल गैस के बारे में बता रहा, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी देखोगे, चार्ल्स लॉ भी देखोगे, तो मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू लॉ या थ्योरी बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड तो नहीं था। तो जो भी थ्योरी बेस्ड होता है वो आइडियल होता है, और रियल गैस मतलब क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट पे है। तो सर इसके लिए कौन मेहनत किया था, कौन रिसर्च वगैरह दिया है कि रियल गैस को समझना है, तो मेरा इक्वेशन को लगाओ। अब यहां पे आ जाते हैं हमारे कौन भाई साहब, आ जाते हैं यहां पे वंडरवॉल भाई साहब। वंडरवॉल भाई साहब क्या किए थे, रियल गैस को समझने के लिए इक्वेशन दिए थे। अब रियल गैस को समझने के लिए आपको दो ही चीज करना था। देखो ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया था, मेहनत बस ये किया था कि यहाँ पे जो चीजें था ना उसको आपका क्या कर दिया, उसको करेक्शन कर दिया। जैसे यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाई को नहीं माने थे कि नेग्लिजिबल है, उसको मान लिया गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं माना गया था, उसको मान लिया गया। जैसे हम लोग यहाँ पे माने ऑटोमेटिकली रियल बन गया। अब उसके लिए क्या इक्वेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो अभी हम लोग चलेंगे, आगे चल के देखें। बेहतरीन सेशन सर, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, राइट। चलो, बट उससे पहले कुछ ग्राफिकल इमेज होता है जो आपसे पूछा जाता है, और बच्चे ग्राफिकल चीजों में और इस तरह का चीजें में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर ये तो बड़ा डरावना चीज है। तो दैट्स वाई इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है ना, और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं फिर आपको समझ आता है कि नहीं। पहले एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट बताओ, यहां तक मैंने जो चीज बताया क्या वो सारी चीज समझ आप लोग को आया है? वैसे तो एसएमएस मुझे मिल ही चुका है कि बेहतरीन सेशन सर, लेकिन मैं थोड़ा सा सभी का फीडबैक लेना चाहता हूं। क्या यहां तक ऑल क्लियर है? आप मुझे क्लियर लिख के बोल सकते हो कि हाँ सर सब चीज क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए बताइए, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। देखो पता भी नहीं चला और हम लोग का 1 आवर जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑल क्लियर है सर, नाइस। तो इस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे डियर। मुझे लगा था कि मैं आज ही आप लोग का ये चीज़ बता दूंगा, बट आप जैसे देख ही सकते हो कि टाइम जो है वो हो चुका है। तो कोई बात नहीं, इसका कल हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, और कल पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो यहीं तक हम लोग क्लास को रखते हैं, ठीक है। कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज होता है इसके बारे में, यानी कि ग्राफ में अगर आप देखते हो तो आइडियल और रियल गैस का कैसा ग्राफ बनता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो वॉल्यूम होता है वो आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर में जब हम लोग कंडीशन मानते हैं आइडियल गैस का, तब क्या देखने को मिलता है। फिर डिस्कस करेंगे, करेक्शन करेंगे, यानी कि हम लोग आइडियल से रियल गैस को बनाएंगे, वो करेक्शन करके, कौन कौन सा, वॉल्यूम का करेक्शन करके और हम लोग प्रेशर का करेक्शन करके, जिसके लिए यूज करते हैं हम लोग किसका, वंडरवॉल इक्वेशन का। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, राइट। और ये चीज हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।